बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी डोजेज फॉर्म को चेंज करते हैं। यानी हम एक ऐसी फॉर्मुलेशन तैयार करना चाह रहे हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कोई फार्मूलाज मौजूद हों। तो हम उन दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला के उनकी डोजेज फॉर्म को चेंज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि उस डोसेज फॉर्म की प्रिपरेशन की जाती है। अब डोसेज फॉर्म की प्रिपरेशन से मुराद ये नहीं है कि हम किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके उस ड्रग को तैयार करेंगे। इसका कैसे मुराद ये है कि हम दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करके उसकी पैकिंग करके उसके ऊपर लेबलिंग लगा देंगे प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करके हम एक डोसेज फॉर्म तैयार करेंगे। कंपाउंडिंग का प्रोसेस आजकल तो हमारी फार्मेसीज के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता। पहले होता था कि इसमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक डोसेज फॉर्म तैयार की जाती थी। लेकिन आज के दौर में जो हकीम हैं या हम कह सकते हैं कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स को वो मेडिसिन को आपस में मिक्स करके उसके बाद डिस्पेंस करते हैं। लेकिन हमारी जो फार्मेसीज हैं उसमें पीछे से रेडी टू यूज़ मेडिसिन आई होती हैं और उन्हें सिर्फ डिस्पेंस करना होता है। जबकि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो हकीम वगैरह होते हैं ये पहले उस ड्रग की कंपाउंडिंग करते हैं, उसके बाद उसको डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े ड्रग कंटेनर में से ड्रग्स को निकाला जाता है और छोटे कंटेनर में डाल के पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक उसे सेल किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के एक बड़ा कंटेनर है, उसमें पीछे से मेडिसिन आई है तो उसके अंदर सिर्फ एक मेडिसिन नहीं होगी, उसके अंदर वो मेडिसिन बल्क अमाउंट में एक लार्ज अमाउंट में मौजूद होगी। तो उस लार्ज अमाउंट या फार्मेसी के अंदर ही अगर आप देख लें तो जो शेल्फ होते हैं उसमें वो सारी मेडिसिन पड़ी होती हैं। तो उन शेल्फ में से मेडिसिन को निकाल के जितनी पेशेंट को ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को 10 टैबलेट्स की ज़रूरत है, तो वो जो बल्क अमाउंट शेल्फ पे पड़े हुए हैं तो उसमें से हम पेशेंट को सिर्फ 10 टैबलेट ही निकाल के देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पेंसिंग, जिसमें बल्क जो लार्ज अमाउंट में ड्रग कंटेनर्स मौजूद हैं उसमें से हम पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक उतनी ही मेडिसिन पेशेंट को देते हैं जितनी उसको ज़रूरत होती है। अब डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो बंदा डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग कर रहा है या फार्मेसी वगैरह पे मौजूद है उसने लैब कोट पहना होना चाहिए, उसके ग्लव्स पहने होने चाहिए और जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट मौजूद हैं, बेंच हैं, कंटेनर्स वगैरह मौजूद हैं, वो सब साफ होने चाहिए। डिस्पेंसर को हमेशा ये बात इंश्योर करनी चाहिए, फार्मासिस्ट को ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि क्या प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट लिखी है या नहीं लिखी। इसके अलावा पेशेंट के पास किसी ऑथराइज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या नुस्खा मौजूद है या नहीं। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पेशेंट का नाम होना चाहिए, डॉक्टर के साइन और स्टैम्प मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा फार्मासिस्ट को या डिस्पेंसर को या कंपाउंडर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन लिखी हैं, जो ड्रग्स लिखी हैं, उनके दरमियान में ड्रग ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है कि बाज़ औक़ात दो ड्रग्स ऐसे होती हैं कि उन्हें अगर एक साथ लिया जाता है तो या तो वो एक दूसरे के असर को बहुत ज़्यादा कर देती हैं या वो एक दूसरे के असर को बहुत कम कर देती हैं, यानी वो दो ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट कर जाती हैं। तो हमेशा डिस्पेंसर को या कंपाउंडर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो फार्मूलाज के जो नुस्खे के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन लिखी हैं उसमें कोई इंट्रैक्शन तो नहीं। इसके अलावा जब भी कंपाउंडिंग करनी है, अब ये जो स्टेप्स हैं कुछ, ये स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं कंपाउंडिंग के लिए कि कंपाउंडिंग करने के दौरान जब आपने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं उसको आपने केयरफुली वेट करना है, उसका वजन केयरफुली करना है। जब आप इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं तो जिस बॉक्स से जिस चीज़ से आपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उन इंग्रेडिएंट्स को वापस उनकी जगह पे रख देना चाहिए। और जिस वेट बैलेंस के ऊपर आप उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर रहे हैं, पहले उसे टेयर कर लें। टेयर का मतलब है कि उसको जीरो पे ले आए, उसके बाद उसको मेजर करें। और बैलेंस को हमेशा आप ऐसी जगह पे रख के इस्तेमाल करें, वेइंग बैलेंस को, जहाँ पे हवा मौजूद ना हो। और अपनी इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक, अपनी डोसेज फॉर्म के मुताबिक आपने करेक्ट कंटेनर और क्लोजर का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ड्रग थोड़ी सी है, मेडिसिन थोड़ी सी और आपने बहुत बड़े साइज का कंटेनर इस्तेमाल कर लिया, या ड्रग ज़्यादा है और कंटेनर बहुत छोटे साइज का इस्तेमाल कर लिया है। तो अपने इंग्रेडिएंट के हिसाब से, अपनी मेडिसिन के हिसाब से आपने कंटेनर और क्लोजर का चुनाव करना है।
इसके अलावा जब आप एक बार कंपाउंडिंग कर लेते हैं तो जो आपने कंटेनर के अंदर अपनी मेडिसिन डाल दी है उस कंटेनर के ऊपर आपने एक प्रॉपर लेबल लगाना है केयरफुली, और उसको स्टेराइल कंडीशन में रख देना है। उसके बाद आपने उस कंटेनर को एक सुटेबल बॉक्स के अंदर पैक कर देना है, और उस बॉक्स के ऊपर पेशेंट का नाम और उसका एड्रेस लिख देना है, और उसका रिकॉर्ड, उस मेडिसिन का रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में रख लेना है। और कम से कम ये रिकॉर्ड 2 साल के लिए रखा जाता है, यहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमें फार्मेसी ने लॉ दिए होते हैं उसके मुताबिक हमें ये रिकॉर्ड हम ये रिकॉर्ड रखते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट किस्म की डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं, जैसे सॉल्यूशंस हो गए, सस्पेंशंस हो गए, क्रीम, ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज वगैरह। इन सब को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर पहले तो बात करते हैं कि मिक्सचर क्या होते हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में हल करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो मिक्सचर बन जाता है। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस से मुराद है कि जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो वो दोनों चीजें एक ही फेज में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पानी के अंदर नमक को हल कर रही हूँ तो पानी लिक्विड फॉर्म में है और नमक सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जब मैं नमक को पानी के अंदर हल करूंगी तो दो चीजों को मिक्स किया, मिक्स करने पे वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। अब पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में था, सॉल्ट जो सॉलिड फॉर्म में था, दोनों को मिक्स करने पे दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो इसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें दोनों चीजें सेम फेस में आ जाती हैं। तो दो या दो से ज्यादा चीजों के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें पानी के अंदर सॉल्ट की मिसाल भी ली जा सकती है, पानी में चीनी की मिसाल भी ली जा सकती है। सस्पेंशन, ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक सस्पेंशन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी लिक्विड के अंदर हल नहीं होते बल्कि उसमें सस्पेंडेड हुए होते हैं। सस्पेंडेड से मुराद उसमें फैले हुए होते हैं। जैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में अच्छा, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल हो रहा होता है और सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था कि वाटर के अंदर जब नमक डाला था तो दोनों एक ही हालत में आ गए थे, उसमें कोई इम्प्योरिटी, कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद नहीं थे। तो वो एक क्लियर सॉल्यूशन था। लेकिन सस्पेंशन में और सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है कि सस्पेंशन के अंदर जब हम किसी चीज को लिक्विड में हल करते हैं तो वो उसमें हल नहीं होती, उसमें दानेदार फॉर्म में मौजूद होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन। इसकी मिसाल में एयर ड्रॉप्स, इनहेलेशंस और कुछ ऑरल यूज के लिए मिक्सचर आ जाते हैं। ये जो एयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं ये मोस्टली सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं। सस्पेंशन की फॉर्म में क्यों होते हैं कि जब आप एयर ड्रॉप्स को आंख में डालते हैं तो उस केस में वो आंख से आपने नोट किया होगा तो पानी तो फौरन निकल जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो सस्पेंडेड होता है, वो सस्पेंशन की फॉर्म में होता है, वो पानी में हल नहीं होता या उस लिक्विड में हल नहीं होता जो एयर ड्रॉप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्या होता है कि वो चूंकि पानी में हल नहीं होता तो हम जब आंख में ड्रॉप्स डालते हैं पानी तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो आंख के अंदर ही मौजूद रहते हैं और वहां पे अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करते हैं। इमल्शंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो जब दो लिक्विड्स आपस में नॉर्मली मिक्स नहीं करते तो उनको आपस में मिक्स करने के लिए हमें उनके अंदर एक इमल्सिफायर एजेंट डालना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि वाटर और ऑयल की, तो पानी के अंदर जब तेल को डाला जाता है तो ये आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि जब हम पानी के अंदर तेल को डालते हैं उसको जितना मर्जी मिक्स कर लें, जब वो स्टेबल होते हैं तो पानी नीचे रह जाता है और ऑयल के ऊपर ऊपर तय बन जाती होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो आपस में मिक्स नहीं होते, आपस में हल पजीर नहीं होते, इनको आपस में मिक्स करने के लिए हम उनके अंदर इमल्सिफायर एजेंट डाल देते होते हैं। वो इमल्सिफायर एजेंट क्या करते हैं? उन सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को इमल्शंस कहा जाता है। क्रीम्स सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं। सेमी सॉलिड से मुराद होता है ना तो ये सॉलिड होते हैं और ना ही ये लिक्विड होते हैं, बल्कि इन बिटवीन, उन दोनों के दरमियान में होते हैं। थोड़ा गाढ़े से होते हैं और क्रीम्स को मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। दो टाइप्स के क्रीम्स होती हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर क्रीम से मुराद है कि इसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है और उसमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल्स को डाला जाता है, ठीक है। यानी वाटर फेज के अंदर हम थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल्स के डालते हैं तो वो जो क्रीम हासिल होती है वो ऑयल इन वाटर होती है। और वाटर इन ऑयल से मुराद है कि ऑयल फेज के अंदर हम स्मॉल वाटर के ड्रॉपलेट्स को जब डालते हैं तो उससे जो क्रीम बनती है वो वाटर इन ऑयल होती है। ऑइंटमेंट्स भी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है और इसके अंदर मेडिकेटेड सब्सटेंस मौजूद होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है और ऑइंटमेंट्स को भी स्किन के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रीम और ऑइंटमेंट में फ़र्क क्या होता है कि क्रीम जो होती है वो थोड़ी लेस ग्रीजी होती है, लेकिन ऑइंटमेंट्स ग्रीजी होते हैं।
पेस्ट भी सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होती हैं और ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी स्किन वगैरह पे लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हमारे जो टूथपेस्ट वगैरह आगे वो इसमें आ जाते हैं। ऑइंटमेंट्स के निस्बत जो पेस्ट होते हैं ये थोड़े गाढ़े होते हैं। जेल्स जो होती हैं, जेली लाइक प्रेपरेशंस होती हैं, हमारी कॉस्मेटिक्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा हमारी मेडिसिन्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। जेली लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होती है। सपोजिटरीज ऐसे सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है जो सिंगल यूज़ के लिए बनाई जाती है, और सपोजिटरीज ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिसे रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, और ये मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ वॉल्यूम में अवेलेबल होती है। पेस्ट्रीज ऐसी डोजेज फॉर्म होती है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होती है, और इन्हें तैयार किया जाता है वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, वजाइना के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए। जब इन पेस्ट्रीज को वजाइना में इंसर्ट करवाया जाता है तो वहाँ पे जाके ये पेस्ट्रीज मेल्ट हो जाती हैं और डिजोल्व होके और वजाइना में अपना इफेक्ट शो करवाती हैं। दो तरह की पेस्ट्रीज होती हैं, एक होती है मोल्डेड पेस्ट्रीज और दूसरी होती हैं कंप्रेस्ड पेस्ट्रीज। मोल्डेड पेस्ट्रीज को सेम सपोजिटरीज वाले मेथड के जरिए से प्रिपेयर किया जाता है और ये कौन शेप में होती हैं, जबकि जो कंप्रेस्ड पेस्ट्रीज होती हैं इनकी ये डिफरेंट शेप्स में आती हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी आती हैं, और इन्हें कंप्रेशन के जरिए से तैयार किया जाता है। जैसे टैबलेट्स को कंप्रेशन के जरिए से तैयार किया जाता था, इसी तरीके से कंप्रेस्ड पेस्ट्रीज को भी कंप्रेशन के जरिए से, दबाव के जरिए से तैयार किया जाता है। पाउडर्स जो होते हैं ये किसी ड्रग को अगर हमने पीस के उसे ड्राई फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं तो वो पाउडर डोजेज फॉर्म होती है, और पाउडर डोजेज फॉर्म इंटरनल यूज़ के लिए भी होती है और एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी होती है। ग्रेन्यूल्स कहते हैं, इसमें छोटे छोटे दानेदार पार्टिकल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। The process in which the primary powder particles are made adhere to form the large multi-particle entities। इसका मतलब ये है कि जो पाउडर होता है, हम ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए एक ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पाउडर के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में कुछ एजेंट्स डाल के उनको जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आ जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ जाती हैं, तो उन्हें ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ग्रेन्यूल्स का साइज तकरीबन 0.2 से लेके 4 मिलीमीटर तक होता है। अब क्रीम और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क होता है? क्रीम एक्वस प्रेपरेशन होती है। एक्वस प्रेपरेशन यानी इसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है। वाटर के अंदर हमने पीछे भी पढ़ा था, एक्वस प्रेपरेशन ऐसी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें वाटर के अंदर किसी चीज़ को डिसॉल्व किया जाता है, जबकि ऑइंटमेंट्स जो होती हैं ये ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होती है। क्रीम वाटर बेस होती है, यानी इसमें जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पानी होता है, जबकि ऑइंटमेंट्स जो होता है वो ऑयल बेस होता है, यानी इसमें हम ऑयल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी चीज़ को इसमें डिसॉल्व करने के लिए। इसी वजह से जो क्रीम्स होते हैं ये ग्रीजी नहीं होते वाटर की मौजूदगी की वजह से, लेकिन ऑइंटमेंट्स जो होते हैं ऑयल की वजह से थोड़ी ग्रीजी सी होती हैं। क्रीम को इजीली स्प्रेड किया जाता है, स्प्रेड हो सकती है, इजी टू स्प्रेड देन ऑइंटमेंट, लेकिन जो ऑइंटमेंट होती है उन्हें स्प्रेड करना थोड़ा सा क्रीम की निस्बत डिफिकल्ट होता है। क्रीम्स को इजीली वॉश कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर बेस होती हैं, लेकिन जो ऑइंटमेंट्स होती हैं चूंकि ये ऑयल बेस होती हैं तो इन्हें वॉश करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये स्किन के ऊपर रह जाती होती हैं वॉश के बाद भी। और क्रीम्स हमेशा इमल्जन्स होती हैं और ऑइंटमेंट ज़रूरी नहीं कि ये इमल्जन्स ही हों, ये इमल्जन के नहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पेस्ट और ऑइंटमेंट में ये फ़र्क होता है कि पेस्ट थोड़े ज़्यादा स्टिफर होते हैं, यानी थोड़े ज़्यादा सख्त होते हैं, गाढ़े होते हैं, और ऑइंटमेंट थोड़ी लेस सख्त स्टिफर होती हैं या थोड़ी कम गाढ़ी होती है। पेस्ट लेस ग्रीसी होते हैं, ऑइंटमेंट ज़्यादा ग्रीसी होते हैं। पेस्ट और ऑइंटमेंट्स को अगर बहाया जाए, नीचे फ्लो करवाया जाए, तो पेस्ट की फ्लो करने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि ये गाढ़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट्स, और ऑइंटमेंट्स के फ्लो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि ऑइंटमेंट्स पेस्ट की निस्बत लेस स्टिफर होते हैं। और जो पेस्ट होते हैं ये हेयरी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होते, जो जिस स्किन के ऊपर बाल मौजूद हो वहाँ पे आप पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि चूंकि ये ज़्यादा स्टिफर होते हैं, थोड़े गाढ़े होते हैं, तो वहाँ पे अगर ये खुश्क हो जाएं तो ये मुश्किल से उतरते हैं। लेकिन अगर ऑइंटमेंट की बात करें तो ऑइंटमेंट थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी सा होता है, तो इसे हम प्लेन सरफेस के ऊपर भी लगा सकते हैं और हेयरी स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीसी होता है, ये खुश्क नहीं होता। कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम में क्या फ़र्क होता है? कोल्ड क्रीम ग्रीसी होती है, जबकि वैनिशिंग क्रीम जो होती है ये नॉन ग्रीसी होती है। को अब कोल्ड क्रीम चूंकि ग्रीसी होती है तो पानी के साथ इसको वॉश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वैनिशिंग क्रीम जो होती है ये नॉन ग्रीसी होती है, इसलिए इजीली पानी से वॉश हो जाती है। कोल्ड क्रीम इमोलेंट इन नेचर होती है। इमोलेंट इन नेचर का मतलब है कि ये स्किन को स्मूथ बनाती है, उसको नरम और मुलायम करती है। और वैनिशिंग क्रीम जो होती है ये प्रोटेक्टेंट इन नेचर होती है, यानी ये स्किन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह से महफूज रखती है सूरज की।
कोल्ड क्रीम जो होती है वाटर इन ऑयल इमल्जन होता है। वाटर इन ऑयल इमल्जन से मुराद है कि हमने यहाँ पे ऑयल को बेस के तौर पे इस्तेमाल किया और उसमें वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स डाले होते हैं, तो उसके नतीजे में वाटर इन ऑयल इमल्जन बनता है। वेनिशिंग क्रीम की बात करें तो वेनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर इमल्जन होता है। ऑयल इन वाटर इमल्जन से मुराद है कि वाटर को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ऑयल के ड्रॉप्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ये इमल्जन बनता है। यही वजह है कि वेनिशिंग क्रीम चूंकि ऑयल इन वाटर इमल्जन होती है तो ये नॉन ग्रीसी होती है, लेकिन कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल इमल्जन होती है, इसलिए ये ज्यादा ग्रीसी होती है।